नमस्कार, भारत की बात के स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल। इस वक्त मैं भोपाल में हूं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जिस पर सबकी नजरें टिकी थी कि आखिरकार कौन बनेगा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री। और आखिरकार मोहन यादव का नाम सामने आया। मोहन यादव शिवराज सरकार में शिक्षा मंत्री थे और उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं और अब वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर कमान संभालेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की रेस में जिन नामों का जिक्र अभी तक हो रहा था, मोहन यादव का नाम कहीं नहीं था, ना दीवारों पर ना अखबारों पर। ऐसे में अचानक जब मोहन यादव का नाम आया तो कोई भी हैरान हो गया इस नाम को सुनकर। दरअसल मोहन यादव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पसंद बताया जा रहा है, यानी अब मध्य प्रदेश की कमान शिवराज के हाथ से मोहन यादव के हाथ में आ गई है और अब वो मध्य प्रदेश को अपने हिसाब से चलाएंगे, मोदी की गारंटी के हिसाब से चलाएंगे। सारी अटकलें ध्वस्त हो गई, सारे कयास धरे रह गए, सारे दिग्गजों के नाम पड़े रह गए। मध्य प्रदेश की सत्ता में मोहन का सूर्य उदय हो गया। जो मोहन यादव बीजेपी विधायकों के मंच पर चौथी कतार में थे, वो सबको पीछे छोड़कर पहले नंबर पर पहुंच गए। पार्टी ने तय कर दिया कि सत्ता की जो कमान करीब 2 दशक से शिवराज के हाथों में थी, उसे अब मोहन यादव संभालेंगे। केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, समूचे मंच का, मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को हमारे सभी मित्रों ने मिलकर कर आपके मार्गदर्शन में जो जवाबदारी दी, यद्यपि मैं उस लायक नहीं हूँ, लेकिन आप सबका प्रेम, आपका आशीर्वाद, सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं कोशिश करूंगा। एक बार फिर आप सबका आभार, धन्यवाद। शिवराज ने मोहन यादव के सिर पर हाथ रखा, आशीर्वाद दिया और 18 साल की सत्ता आधिकारिक तौर पर त्यागने के लिए राजभवन चले गए, उसी गरिमा के साथ जिसके साथ पिछली पीढ़ी अपनी अगली पीढ़ी को थाती सौंपती रही है। कुछ घंटे पहले तक जो मोहन यादव बीजेपी की सिर्फ एक विधायक थे, उन्हें अब मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने की तैयारियां हो रही हैं और बधाई देने वालों का तांता लगा है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल का नेता चुना गया है। मैं पुनः एक बार मोहन यादव जी का अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं हमारे नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी को और भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी, पूरे नेतृत्व को बधाई देता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं। मध्य प्रदेश में ये पहले से तय माना जा रहा था कि अगर शिवराज हटेंगे तो किसी ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन बीजेपी ने सिर्फ ओबीसी से चेहरा नहीं चुना, यादव समाज से चुना। इसका असर आने वाले लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और राजस्थान तक में दिख सकता है। ओबीसी की बात की जाए, ओबीसी मुख्यमंत्री, आप इस बात को समझिए, इसका असर सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं है मोहन यादव को यहां बनाने का। इसके पीछे बड़ा संदेश है। मैं आपको बता दूं, ओबीसी वोटर उत्तर प्रदेश में जो करीब करीब 11 से 12% यादव वोटर हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, लेकिन यहां पर यादव को मुख्यमंत्री बनाकर, ओबीसी में भी यादव को मुख्यमंत्री बनाकर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है। और मैं आपको बता दूं, ये मध्य प्रदेश का ये जो संदेश है, ये उत्तर प्रदेश तक जाएगा। ये नाम सिर्फ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए नहीं है, ये 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी भी है। 24 में पूरे के पूरे ओबीसी वर्ग को बीजेपी अपने साथ रखना चाहती है। ये प्रधानमंत्री मोदी का वो सरप्राइज शॉट है जिसने सबको हैरान कर दिया है, क्योंकि मध्य प्रदेश को सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं मिला, ये बीजेपी का वो दांव है जो विरोधियों की टेंशन बढ़ा सकता है। ये कैसे होगा, हम आपको बारी बारी से समझाएंगे। बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने मोहन यादव का नाम पहले ही तय कर लिया था, लेकिन जब तक नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं हो गया, पार्टी के चंद नेताओं को छोड़कर किसी को इसकी हवा तक नहीं लगी, क्योंकि सुबह से ही जो कुछ भी हुआ बेहद रूटीन तरीके से हुआ। मध्य प्रदेश में विधायक दल की बैठक का प्रोग्राम पहले से ही तय था, सब कुछ उसी के मुताबिक किया गया। दोपहर करीब 2 बजे पार्टी पर्यवेक्षक भोपाल पहुंचे। शाम करीब 4 बजे विधायक दल की बैठक शुरू हो गई। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने पीएम मोदी के नेतृत्व और संगठन के टीम वर्क को मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत का श्रेय दिया। उनकी बातें जैसे ही खत्म हुई, पर्यवेक्षकों में शामिल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बोलना शुरू किया और माइक पकड़ते ही मध्य प्रदेश में शिवराज की भूमिका बदलने का बड़ा हिंट दे दिया।
खट्टर ने जो बातें कही उसका लबोलो आप सिर्फ 3 लाइन में समझिए। पार्टी जो जिम्मेदारी देती है उसे निभाना है। समय समय पर पार्टी भूमिका बदलती है। हर कार्यकर्ता को उसकी भूमिका का निर्वहन करना होता है। खट्टर की इन बातों के बाद यह समझना मुश्किल नहीं था कि मध्य प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है, लेकिन वो कौन होगा इसका अंदाजा किसी को नहीं था। इसी बीच शिवराज सिंह चौहान ने अगले मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन यादव के नाम का प्रस्ताव रख दिया। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में सत्ता की कमान युवा हाथों में सौंपकर अपनी सोच पहले ही जाहिर कर दी थी, लेकिन मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री की पसंद मोहन यादव होंगे इसका अनुमान किसी को नहीं था। लेकिन बीजेपी अब पत्ते खोल चुकी है और उसे भरोसा है कि मोहन मध्य प्रदेश के भरोसे पर खरा उतरेंगे। देखिए, ये पहला मौका नहीं है जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने फैसले से सबको चौंका दिया हो। दरअसल मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करने में बीजेपी ने हमेशा इससे पहले कई प्रदेशों में भी सबको चौंकाया है। दरअसल आज विधायक दल की बैठक की बात करें, मेरी भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता से बात हुई जो कि मध्य प्रदेश से ही आते हैं, विधायक भी हैं, उस बैठक में भी मौजूद थे। तो उन्होंने बताया कि किस तरह से पर्यवेक्षक मनोहर लाल खट्टर मंच पर बोलने आए। तो उन्होंने मंच पर कहा कि पार्टी जिम्मेदारियां, भूमिकाएं वक्त वक्त पर बदलती हैं, हमें अपनी जिम्मेदारियों और भूमिकाओं का निर्वहन करना है। तो जब मनोहर लाल खट्टर ने इतना कहा तब वहां मौजूद जितने भी विधायक थे वो ये समझ गए कि अब शिवराज सिंह चौहान तो मुख्यमंत्री नहीं होने वाले हैं। और उसके ठीक कुछ मिनट बाद शिवराज सिंह चौहान के नाम से ही मोहन यादव के नाम का प्रस्ताव रखवाया गया। दरअसल अभी तक जो नाम चल रहे थे वो नाम थे शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल। इन नामों की चर्चा थी कि इनमें से कोई एक मुख्यमंत्री हो सकता है। लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर से सबको आश्चर्यचकित कर दिया जब मोहन यादव का नाम सामने आया। दरअसल मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एक बड़ा संदेश देना चाहती है और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी रणनीति है कि मध्य प्रदेश से 24 का एक बड़ा संदेश दिया जाए जो कि हिंदी पट्टी के दूसरे राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी को मजबूत पकड़ दे सके। और इस तरह 8 दिन बाद मध्य प्रदेश में सीएम का सस्पेंस खत्म हुआ। सारी अटकलें धरी रह गई, सारे अनुमान ध्वस्त हो गए, सभी दावे, सभी बातें, सियासी पंडितों के सभी अनुमान और बयान हवा हो गए। मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ तो जो नाम सामने आया वो है मोहन यादव। मोहन यादव ही वो नाम है जिसके इर्द गिर्द अगले 5 साल मध्य प्रदेश की सत्ता की राजनीति घूमने वाली है। भोपाल से बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद जैसे ही मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री को लेकर मोहन यादव के नाम का ऐलान हुआ तो हर कोई चौंक गया। इसलिए मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के सियासी करियर को जानना भी जरूरी है। मोहन यादव उज्जैन की दक्षिण सीट से विधायक हैं। 2013 में पहली बार उज्जैन दक्षिण से विधायक बने। 2018 में दूसरी बार चुनाव जीतकर उच्च शिक्षा मंत्री बने और लगातार तीसरी बार चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री की गद्दी तक पहुंच चुके हैं। केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, समूचे मंच का, मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को हमारे सभी मित्रों ने मिलकर कर आपके मार्गदर्शन में जो जवाबदारी दी, यद्यपि मैं उस लायक नहीं हूँ, लेकिन आप सबका प्रेम, आपका आशीर्वाद, सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं कोशिश करूंगा। एक बार फिर आप सबका आभार, धन्यवाद। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की रेस में कई नाम थे, लेकिन बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की तरह ही चौंकाने वाला फैसला किया। वैसे मोहन यादव का सियासी करियर 1982 से ही शुरू हो चुका था। 1982 में माधव विज्ञान महाविद्यालय छात्र संघ के सह सचिव बनकर राजनीति की शुरुआत की थी। 1984 से एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए हैं। 2004 से 2010 तक उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे। 2011 से 2013 तक एमपी राज्य पर्यटन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रह चुके हैं।
मोहन यादव को आरएसएस का करीबी भी माना जाता है। सवाल यह है कि बड़े बड़े दिग्गजों को पीछे छोड़ मोहन यादव के नाम पर बीजेपी क्यों राजी है? किसी भी कार्यकर्ता, किसी भी नेता, इसके ऊपर हमारे पार्टी के, हमारे संगठन की नज़रें हमेशा रहती हैं कि कौन व्यक्ति कैसा काम कर रहा है, कितना जनता से जुड़ा हुआ है, और उसमें चयन करने में हमारे जो प्रदेश के नेता हैं उनकी एक भूमिका होती है। उस भूमिका के आधार के ऊपर पार्लियामेंट्री बोर्ड के लोग, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उसको मोहर लगाते हैं, और उस नाते से प्रक्रिया पूरी हुई है और मैं समझता हूँ जमीन से जुड़े व्यक्ति को दायित्व मिला है। बात सिर्फ इतनी सी नहीं, असल में इसके पीछे 2024 की चुनौती से निपटने का गूढ़ संदेश है। जानना चाहते हैं कैसे? तो सुनिए। मोहन यादव ओबीसी समाज से आते हैं। सभी वर्गों के कुल वोटरों में ओबीसी वोटर 49% के करीब है। रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश के 20 जिलों में ओबीसी वोटर्स की संख्या 50% से ज्यादा है। मध्य प्रदेश के साथ ही देश के सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश और बिहार में भी ओबीसी वोटर्स को साधने की कोशिश की गई है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार को मिलाकर लोकसभा की 149 सीटें हैं और इन तीनों राज्यों में ओबीसी में यादव वोटर्स विनिंग फैक्टर है। कोई भी कार्यकर्ता, पार्टी का कार्यकर्ता है, उसको कभी भी इस जगह पे पहुंचाया जा सकता है। भारतीय आपको ऐसा लगता है कि यह 24 की रणनीति के आधार पर नए परिवेश में नए नेताओं को दिया जा रहा है मौका? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। कैसे? आपने देख ही लिया आज का निर्णय। जो भी पार्टी संगठन ने निर्णय लिया वो सर्वमान्य है, और जो विधायक दल के नेता बने हैं वो 24 की रणनीति बनाएंगे। पार्टी संगठन किसी भी छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को कोई भी दायित्व दे सकती है, और वो एक कार्यकर्ता को दायित्व दिया है। ओबीसी समाज से सीएम बनाने के साथ ही बीजेपी ने बाकी जातीय समीकरण साधने की कोशिश भी की। मसलन मोहन यादव के साथ 2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं। जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला को डिप्टी सीएम बनाया गया है। वहीं स्पीकर की जिम्मेदारी नरेंद्र सिंह तोमर को सौंपी गई है। मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद मोहन यादव ने राज्यपाल से मुलाकात की, सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। देखिए, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तरह ही मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी बिना किसी चेहरे के चुनाव में उतरी थी। बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार के पहले दिन से यह बात कही कि हम लोग सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर विधायक से लेकर सांसद से लेकर या दिल्ली से भी जो केंद्रीय नेता है, सबने यही बात दोहराई कि यह चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, यह चुनाव पार्टी का कार्यकर्ता लड़ रहा है। अमूमन राजनीति में यह कहा जाता था कि अगर किसी चेहरे को दरकिनार कर दिया जाएगा तो नाराजगी सामने आ सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने, या यूं कहें कि नरेंद्र मोदी ने इस मिथ को भी तोड़ दिया। जिस तरह का प्रचंड जनादेश भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में लेकर आई, उससे यह तो साफ हो गया कि इस चुनाव में जनता ने वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे और उनकी गारंटी पर दिया। अब इसके बाद बारी थी नेता चुनने की। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने वक्त लिया, तमाम पहलुओं को देखा, हर समीकरण को गौर से जांचा परखा और उसके बाद मोहन यादव का नाम घोषित कर दिया। दरअसल छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश में ओबीसी मुख्यमंत्री, राजस्थान की अब बारी है कि वहां पर किस वर्ग से मुख्यमंत्री आता है, कौन आता है। लेकिन इन 2 प्रदेशों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की, जो समीकरण, जो इक्वेशन देखकर घोषणा की, उससे यह तो साफ है कि 24 की लोकसभा चुनाव की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी विरोधियों से एक कदम आगे निकल चुकी है। हर तरफ एक ही गुंज है, जन जन की यही पुकार कि भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। वो कितनी ही गालियां दे दे, आपका प्यार उनकी गालियों को भी चूर चूर कर देता है। बीजेपी विकास का स्कोर तेजी से बनाएगी। छत्तीसगढ़ एमपी क्लियर, राजस्थान में बाकी पिक्चर। राजस्थान में भी चौंकाएंगे, मोदी 24 भी जीत जाएंगे। ये 2 तस्वीरें देश की आने वाली राजनीति का अक्स हैं। ये दोनों तस्वीरें बताती हैं कि बीजेपी सीएम चुनने में देर लगाती है तो सरप्राइज लेकर आती है। ये दोनों तस्वीरें बताती हैं कि मोदी हैं तो कुछ भी मुमकिन है।
छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को सीएम की गद्दी सौंपी गई तो मध्य प्रदेश में शिवराज की सत्ता की विरासत को मोहन यादव आगे बढ़ाएंगे। दोनों नए चेहरे हैं, लेकिन दोनों को सियासत का लंबा तजुर्बा है और दोनों को मुख्यमंत्री की गद्दी पर बिठाकर बीजेपी ने 24 की लकीर खींच दी। एक सामान्य कार्यकर्ता के लिए इतना बड़ा पद दिया गया है, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। मध्य प्रदेश के लिए जहां शिवराज सिंह चौहान जी ने छोड़ा है, उसको आगे बढ़ाने में मोहन जी बहुत अधिक सफल साबित होंगे। बीजेपी के नेताओं को ही नहीं बल्कि सियासी पंडितों को भी ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक ही लगता है। इसकी वजह भी है, 5 राज्यों में चुनाव के बाद देश इलेक्शन मोड में आ चुका है। चुनाव से ठीक पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिली कामयाबी ने बीजेपी को बूस्टर डोज दे दी है। तो बीजेपी ने भी मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक जातीय समीकरण साधने में देर नहीं की। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को सीएम बनाया गया। विष्णुदेव साय आदिवासी समुदाय से आते हैं। छत्तीसगढ़ की कुल आबादी करीब 2 करोड़ 75 लाख है, जिसमें से 34% आदिवासी वोटर्स हैं। विधानसभा चुनाव में आदिवासियों के लिए 29 सीटें रिजर्व हैं। इन 29 सीटों को छोड़कर भी कई ऐसी सीटें हैं जहां आदिवासी वोटर्स हार जीत में अहम फैक्टर निभाते हैं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटों में से 4 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। छत्तीसगढ़ की सियासत में ऐसा कहा जाता है कि आदिवासी वोटर जिस पार्टी के साथ जाता है वही सरकार बनाता है। इसी तरह मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर पूरे देश में संदेश देने की कोशिश की गई है। देश की कुल आबादी में ओबीसी वोटर्स की हिस्सेदारी 42% है। मंडल कमीशन के मुताबिक ये आंकड़ा 52% है। लोकसभा की कई सीटों पर ओबीसी वोटर्स निर्णायक हैं। ये आंकड़ा ही ये बताने के लिए काफी है कि राजनीतिक दलों में ओबीसी को लुभाने की होड़ क्यों मची रहती है। वैसे पिछले 1.5 दशक के दौरान ओबीसी वोटर्स बीजेपी के साथ रहा है। आंकड़े गवाह हैं कि 2014 और 2019 में बीजेपी को मिले ऐतिहासिक जनादेश की कुंजी कहीं न कहीं ओबीसी वोट ही है। सर्वे के मुताबिक 1996 में बीजेपी को महज 19% ओबीसी वोट मिले थे, लेकिन 2014 में ये बढ़कर 34% और 2019 में तो 44% तक जा पहुंचा। 2024 में बीजेपी लगातार तीसरी बार देश की सत्ता पर विजयी होने की तैयारी में। ऐसे में ओबीसी वोटर्स बड़ा विनिंग फैक्टर्स हो सकते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री की गद्दी पर नए चेहरों को विराजमान करने के पीछे बीजेपी की यही रणनीति मानी जा रही है। तो अभी तक जो सूचनाएं आ रही है उसके मुताबिक 14 दिसंबर को मोहन यादव का शपथ ग्रहण समारोह होगा और इसके लिए बाकायदा तैयारियों की शुरुआत भी हो चुकी है। पूरा प्रशासनिक अमला इसके लिए लग चुका है और भारतीय जनता पार्टी के संगठन स्तर पर भी तैयारियां की जा रही हैं। सूची बनाई जा रही है कि आखिरकार कौन कौन मेहमान शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में, खासतौर पर भोपाल में जश्न की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के खेमे में हो चुकी है। वहीं मोहन यादव के घर पर भी जश्न का माहौल है। उनकी पत्नी और उनके परिवार के दूसरे सदस्यों से बात की हमारी टीम ने। सुनिए। 30 साल हो गए हैं मेरी शादी के। लगातार परिश्रम करा है उन्होंने, उसका फल महाकाल बाबा ने दिया है। आगे भी ऐसी मेहनत करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। जो मुख्यमंत्री बने वो तो आप मध्य प्रदेश में, उज्जैन में, आप सबसे पहले आप क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए? विकास करेंगे उज्जैन का, बहुत अच्छा, उज्जैन को बढ़िया 1 नंबर 1 बनाएंगे। दूसरी थी जब से वो विद्यार्थी परिषद का चुनाव लड़े, क्योंकि उनका कुशल नेतृत्व रहा और वो शुरू से ही अपनी जिम्मेदारी में निपुण रहे। बहुत खुशी हो रही है हमारे भाई जीता तो, और सभी का करते हैं और बहुत तरक्की करेंगे। सीढ़ी एक कड़ी मेहनत से चढ़ी है, उसका फल आज हमारे मामा जी को हम सबको मिला है, क्योंकि उनने और ईमानदारी से, बहुत ईमानदारी से करा है देश के लिए काम, तो उसका फल उनको मिला है। बहुत खुशी हो रही है जब भी जान के आप सबके सामने पता चला। बता नहीं सकते कि उनको कितनी खुशी हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद मोहन यादव के घर पर लोगों का तांता लगा हुआ है। आसपास के लोग, रिश्तेदार और चाहने वाले घर पर बधाइयां देने आ रहे हैं। भोपाल में हमारे संवाददाता नितिन ठाकुर ने जायजा लिया मोहन यादव के घर का। तो मोहन यादव मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री चुने जा चुके हैं। शपथ ग्रहण होने वाला है। इस बीच
मोहन यादव के भोपाल स्थित जो उनका आवास है विंध्य कोठी, वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, अतिरिक्त सुरक्षा वहां पर करवा दी गई है। दरअसल जैसे ही मुख्यमंत्री के लिए कोई चुना जाता है तो प्रोटोकॉल के लिहाज से सुरक्षा भी बढ़ा दी जाती है। हमारे संवाददाता ब्रजेश राजपूत ने विंध्य कोठी जो कि भोपाल में मौजूद है वहां का जायजा लिया। मध्य प्रदेश के होने वाले मुख्यमंत्री मोहन यादव के घर पर जश्न हो रहा है, मगर साथ साथ क्योंकि वो मुख्यमंत्री होने वाले तो उनके बंगले की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। हमारे साथ रामजी श्रीवास्तव IPS है भोपाल डीसीपी। सर, कितनी इंतजाम किया गया है आपने? अभी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए रात से ही यहाँ पर अतिरिक्त फोर्स तैनात किया गया है। बाहरी व्यवस्था आउटर कार्डन के लिए, इनर कार्डन के लिए और मेटल डिटेक्टर भी लगाए जा रहे हैं रात में ही। इसके अलावा बैरिकेटिंग की व्यवस्था भी रात में ही कराई जा रही है ताकि सुबह जो आगरने वाले आगंतुक होंगे उनकी फ्रिस्किंग और प्रॉपर स्क्रीनिंग के बाद ही उनको अंदर आने दिया जाए। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तो अब तस्वीर साफ है कि यहाँ पर कौन होगा मुख्यमंत्री, लेकिन राजस्थान को लेकर सस्पेंस अभी भी जारी है। दरअसल राजस्थान में यह भी कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही हैं। अगर ऐसा है तो जाहिर सी बात है आला कमान की धड़कनें भी बढ़ी हुई है। इन तमाम खबरों के बीच में कल विधायक दल की बैठक होने वाली है और कल शाम 4 बजे तक यह सस्पेंस भी खत्म हो जाएगा कि राजस्थान में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से नए नाम सामने आए हैं तो राजस्थान को लेकर भी यही कहा जा रहा है कि यहां पर भी कोई सरप्राइज एलिमेंट यानी आश्चर्यचकित करने वाला कोई नाम सामने आ सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि मरुधरा में पॉलिटिकल प्रेशर और पॉलिटिकल हीट दोनों ही बढ़ चुके हैं। तेरा सिविल लाइंस जयपुर, यही वो पता है जो पिछले 36 घंटे से राजस्थान की राजनीति का केंद्र बना हुआ है। राजस्थान में सीएम के नाम पर भले ही सस्पेंस बरकरार हो, लेकिन इस ऊंची दीवार के पीछे नॉन स्टॉप मुलाकातों का दौर जारी है। विधायक आते हैं, विधायक जाते हैं, लेकिन बाहर आकर क्या बताते हैं खुद सुनिए। किसको बनाया जाए वो भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड में सब सोच रही है, उनके वो सही निर्णय पर आएंगे। वरिष्ठ नेतृत्व जो केंद्रीय नेतृत्व है, संसदीय बोर्ड, पार्लियामेंट्री बोर्ड जो तय करेगा वही सर्वमान्य हमारा नेता होगा। उधेड़ बुन है, कश्मकश है, बगावत का डर है या फिर 24 विजय वाली सियासत है। लेकिन यही हकीकत है कि चुनाव नतीजे आने के 8 दिन बाद भी राजस्थान में मुख्यमंत्री के चेहरे पर सस्पेंस बरकरार है। दिल्ली से लेकर जयपुर तक नॉन स्टॉप मुलाकातों का दौर चल रहा है, लेकिन जयपुर की गद्दी पर किसकी दावेदारी भारी है ये अब तक पता नहीं चल पाया है। सीएम फेस को लेकर के बहुत यहाँ पर चर्चाएं चल रही हैं कि सीएम फेस कौन होगा और कैसे चुना जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या इस समय की सिचुएशन देख करके क्या लग रहा है? जिसे छत्तीसगढ़ में चुना गया है वैसे यहाँ चुना जाएगा। बुधवार तक ये सारी दुविधा, मैं सोचता हूँ बुधवार तक तो हो ही जाएगा। राजस्थान में बीजेपी के किसी भी नेता से सवाल पूछेंगे तो कमोबेश यही जवाब देंगे, लेकिन जयपुर से आती तस्वीरों ने अफवाहों को नई हवा दे दी। जयपुर में वसुंधरा राजे लगातार अपने समर्थक विधायकों के साथ मुलाकातें कर रही हैं। दिल्ली से लौटने के बाद से लगातार उनके समर्थक विधायकों का वसुंधरा राजे से मिलने का सिलसिला जारी है। आज सुबह से भी समर्थक विधायक लगातार वसुंधरा राजे से मिलने पहुंचते रहे। कल रात भी करीब 20 से ज्यादा विधायकों ने वसुंधरा राजे से मुलाकात की। जयपुर में वसुंधरा राजे के घर से आती मुलाकातों की तस्वीरों ने दिल्ली में बीजेपी हाईकमान के माथे पर शिकन ला दी है। खबर यह है कि वसुंधरा राजे ने बीजेपी से अनोखी मांग की है। सूत्रों का कहना है कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से 1 साल के लिए राजस्थान का मुख्यमंत्री उन्हें बनाने की मांग की। ये भी कहा है कि 1 साल बाद वो खुद ही मुख्यमंत्री पद छोड़ देंगे। सूत्रों ने यह भी बताया है कि हाईकमान ने वसुंधरा को स्पीकर बनाने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने पार्टी के स्पीकर बनाने के प्रस्ताव से इनकार कर दिया। खबर यह भी है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वसुंधरा राजे को फोन किया, विधायकों से नहीं मिलने की सलाह दी, बोले कि फैसला आलाकमान पर छोड़ दें। जिसके बाद वसुंधरा राजे के मीडिया एडवाइजर एबीपी न्यूज के कैमरे पर सफाई देने खुद बाहर निकले।
अपनी इच्छा जता रहे हैं कि वो सीएम बने। अंदर एक भी एमएलए नहीं है। आप ये नहीं चाहते हैं? एक मिनट, मैं ये भी नहीं करूँ, मैं नहीं करूँ अंदर एमएलए। और कोई एमएलए मैं कह रहा हूँ कि वो अपनी इच्छा जता रहे हैं कि वो सीएम। सुनिए, प्लीज सुनिए। कोई भी एमएलए, अगर कोई भी एमएलए यदि किसी अपने नेता से मिलने जा रहा है तो क्या गुनाह हो गया? गुनाह मैं कब कह रहा हूँ भाई, मैं तो उनकी बात लेकिन सुनो, वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। सुनो, अभी कोई एमएलए अंदर नहीं है। ये मैं कब कह रहा हूँ अंदर कोई एमएलए? भरदो साहब, आप ऐसी बात की सफाई देता रहे जो है ही नहीं। वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र ही ना था, वो बात उन्हें बहुत नागवार गुजरी है। फैज अहमद फैज का शेर है, हमने कहा ही नहीं अंदर एक एमएलए हैं, लेकिन फिर भी ये बहन भारद्वाज हैं, ये मीडिया एडवाइजर हैं, ये बाहर आकर के सफाई दे रहे हैं। आप यूं समझ लीजिए, ये जो सफाई देने की नौबत आई है, लाइव बुलेटिन के बीच में सफाई दी है। महेंद्र भारद्वाज बार बार कैमरे पर सफाई देते रहे, लेकिन उनके भीतर जाते ही समर्थकों के पहुंचने का सिलसिला फिर शुरू हो गया। सवाल यह है कि वसुंधरा राजे के समर्थकों से मिलने के मायने क्या है? समर्थक जुटाकर क्या पार्टी पर दबाव बनाने की रणनीति? राजस्थान की सियासत में वसुंधरा राजे सिंधिया का कद भी काफी बड़ा है, लेकिन 2 दिन से जिस तरह उनके घर पर समर्थक विधायकों की लाइन लगी है, वो बीजेपी के कई नेताओं को रास नहीं आ रही।